गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरा लेक्चर नंबर 29 में सभी का स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, आज ये चैप्टर थोड़ा समाप्ति की ओर अग्रसर है, तो इसे हम फटाफट से कंप्लीट कराते हैं। तो देखो भैया, आज का हमारा टॉपिक है एन आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान की गणना। तो वापस से सुन लीजिए, टॉपिक का नाम है हमारा, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, एन आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान की गणना। ठीक है, तो देखो भैया, किन्हीं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसका फंक्शन होता है U इज टू में K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था। दो से अधिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान की गणना भी मैंने आपको कल कराई थी। ठीक है ना। तो आज जो हमारा, यानी कि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, और आज सबसे बड़ा रो, ठीक है ना, इसमें फिक्स होता है 2। इसमें 2 से अधिक कितने आवेश ले लिए थे हमने? 3 ले लिए थे। अब हमारे पास इंडेफिनिटली चार्ज है, हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ चार्जेस कितना है। तो यानी कि एक समूह है जिसमें हमारे पास अननोन आवेश उपस्थित हैं। उन सभी आवेशों के कारण हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान की क्या करनी है? गणना करनी है। तो इसके लिए आप जो लैंग्वेज है ना, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज क्रिएट किया करो। और वो लैंग्वेज आप कैसे बनाओगे कि माना किसी विद्युत क्षेत्र में स्मॉल n आवेश उपस्थित हैं और उन सभी आवेशों के मान क्रम से Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट डॉट। अब n है तो लास्ट सीरीज कहाँ पर जाकर खत्म होगी? Qn पर जाकर खत्म होगी। ठीक है, तो वैल्यूशन क्या बनी हमारे पास कि माना किसी विद्युत क्षेत्र में स्मॉल n आवेश उपस्थित हैं जिन सभी के मान क्रम से Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कितने हैं? Qn है। ठीक है ना। तो प्रूफ, अब इसमें थोड़ा सा एक ध्यान देना है आपको, मामूली सा, कि जो हम लैंग्वेज बोलते हैं और बोलने के बाद उसको हम फॉलो करते हैं, तो दोनों का एक सिमेट्रिकल सिस्टम होता है और यही फिजिक्स होती है जिसको हमें ध्यान देना होता है। तो मैं एन आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान की गणना कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा कंसेप्ट आना चाहिए कि सर कोई भी एक ग्रुप है स्मॉल एन चार्जेस का, यानी कि आपको मैं बताता हूं कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पर ये एन आवेशों का एक समूह है जहां पर कितने आवेश उपस्थित हैं? Q1 Q2 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? Q n आवेश उपस्थित हो गए। अब हमने पढ़ी है विद्युत विभव, विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी है। विद्युत विभव के लिए हम देखते हैं कि भाई अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान को व्यक्त करता है। और मैंने आपको बताया था कि आवेश को प्रतिस्थापित या विस्थापित करने में किया गया कार्य भी किसको व्यक्त करता है? स्थितिज ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है कि नहीं करता है? तो दैट मीन्स एक लॉजिक सी बात हमारे माइंड में आकर फिट हो गई है कि सर ये जितने भी हमारे पास n चार्जेस का ग्रुप है, इसमें जितने भी चार्जेस हैं उसमें से हम क्या करेंगे? बारी बारी से एक चार्ज को उठाएंगे और उसको विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पर्टिकुलर किसी भी एक पॉइंट पर लाकर रखेंगे, और लाने में जो हम कार्य करेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? तो मैं अब यहां से आपको सिस्टम करके बताता हूं। मैंने देखा सर, सॉरी, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं सबसे पहले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज Q1 को लेकर आ रहा हूं। तो ये ले आया मैं चार्ज Q1 को। अब जो भी कोई भी मेरे पास सिमेट्रिकल वैल्यू है चार्ज Q1 की, ठीक है। अब Q1 को मैं यहां से उठाकर लेकर आ रहा हूं, तो ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश उपस्थित है क्या? नहीं है ना। तो Q1 को लाने में मेरे पास मेरे द्वारा किया गया कार्य कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं, क्योंकि फर्स्ट चार्ज ही Q1 है और Q1 को मैं यहां से यहां लेकर आ रहा हूं, तो कोई विरोधी आवेश तो है ही नहीं ना। और विरोधी आवेश ही नहीं है तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, बल कार्य नहीं करेगा तो विस्थापन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो टोटल वर्क डन कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और जब टोटल वर्क डन 0 के बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 0। तो मैं यहां पर लिखूंगा आवेश Q1 को
विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य। ठीक है, तो आप डायरेक्टली W बराबर कितना लिख देंगे 0। और अगर आप एग्जामिनर को शो करना चाहो कि भाई यहां पर वर्कडन 0 क्यों हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र में पूर्व से किसी भी आवेश की उपस्थिति नहीं है। आ रही बात समझ में? जब पूर्व से कोई आवेश नहीं है तो उसका कोई विरोधी आवेश ही नहीं है, तो बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वर्कडन कितना हो जाना है 0 हो जाना है। ठीक है बेटा, जब वर्कडन 0 हो गया तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0। फर्स्ट चार्ज है W1, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी U1, U1 बराबर कितना हो गया 0। अब Q1 राम जी यहाँ पर आ गए हैं, अब Q1 को यहाँ पर बैठा दिया है। ठीक है, नंबर 2, आवेश Q2 को विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य। तो बेटा Q2 को ला रहा हूं तो किया गया कार्य W2 होगा ना। ठीक है, जब मैं Q2 को लेकर आ रहा हूं तो ऑलरेडी जैसे कि मान लीजिएगा ये पॉइंट O है ना, तो पहले तो मैं Q1 को लेकर आ गया, Q1 पर में पॉइंट O पर Q1 बैठा हुआ है, तो यहाँ पर Q1 के कारण विद्युत विभव उत्पन्न होगा कि नहीं, जिसको मैं शो कर दूंगा VQ1। और अब कौन सा आवेश लेकर आ रहा हूँ Q2, तो W2 बराबर में, अब आप देखते हैं कि सर ये फंक्शंस कैसे बन रहा है। आप जानते हैं B बराबर में W/Q होता है कि नहीं होता है बेटा, तो मैं कार्य निकाल रहा हूँ, तो W बराबर में कितना हो जाएगा V × Q। अब मैं लेके किसको आ रहा हूँ बेटा Q2 को, तो विभव बेटा किसके कारण होगा, ऑलरेडी कौन सा आवेश बैठा हुआ है Q1 आवेश है ना, तो उसके कारण उत्पन्न विभव भी तो होगा। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में जो किया गया कार्य है W2 बराबर में वो हो जाएगा BQ1 × Q2। ठीक है, तो डायरेक्टली VQ1 × Q2। अब बेटा आप देखेंगे कि Q1 क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदुवत आवेश है, और बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव के मान की गणना मैं आपको ऑलरेडी कराई चुका हूँ। B बराबर में KQ/R, तो बेटा BQ1 बराबर में हो जाएगा KQ1/R। हो गया बेटा, ठीक है। अब इसका मान हम यहाँ रखेंगे, तो W2 बराबर KQ1 की जगह पर KQ1/R। बेटा जब Q2 यहाँ पर आएगा तो जो दूरी निकलेगी वो Q1 की Q2 के सापेक्ष तो निकलेगी, तो बटे में मैं क्या लिख दूंगा R12, और गुणा में कौन सा आवेश बैठा है बेटा Q2 आवेश। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ये वर्क डन कैसे निकाला है समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि W2 बराबर में भी कितना हो जाएगा U2, तो U2 बराबर में भी निकलेगा KQ1 Q2 बटे में R12। समीकरण नंबर ये 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम थर्ड चार्ज की बात करते हैं। तो आप देखिएगा सिंपल है, ऐसा कुछ खास है नहीं इस पूरी डेरिवेशन में। तो आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट, आवेश Q3 को विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य। अब मैं कौन से चार्ज को लेकर आ रहा हूं बेटा, Q3 को लेकर आ रहा हूं ना। अब सिस्टम समझाऊंगा मैं आपको विद डायग्राम, आप देखना हर एक चीज क्लियर होगी। आवेश Q3 को विद्युत क्षेत्र में मैं लेकर आने पर जो मैं कार्य कर रहा हूं उस कार्य का मान निकाल रहा हूं। तो आप देखेंगे W3 बराबर, ओके, Q1 ये है, Q2 ये हो गया, और मान लीजिए Q3 यहाँ आ गया। तो बेटा Q3 को लाने से पहले ऑलरेडी दो आवेश यहाँ पर बैठे हुए थे कि नहीं बैठे हुए थे, बैठे हुए हैं ना। एक तो Q1 बैठा हुआ है और एक Q2 बैठा हुआ है ना। तो देखो नंबर 1 VQ1 प्लस
BQ2 दोनों के कारण उत्पन्न विभव इनटू आवेश किसको लेकर आ रहा हूँ, Q3 को लेकर आ रहा हूँ ना। Q3 का दोनों के साथ गुणा कराइएगा, W3 बराबर में VQ1 इंटू Q3 प्लस BQ2 इंटू Q3 करा दिए दोनों के साथ। अब आप देखेंगे W3 बराबर BQ1 की जगह पर KQ1 इंटू में क्या चल रहा है बेटा, Q3, दूरी निकालनी है R। अब देखो ये Q3 ये Q2, तो Q1 की Q3 के सापेक्ष निकालेंगे तो R13 बनेगी कि नहीं बनेगी, तो बटे में कितना आ जाएगा R13 प्लस BQ2 KQ2 मल्टीपल में क्या चल रहा है Q3 बटे में मिड डिस्टेंस R। अब Q2 की किसके सापेक्ष निकाल रहे हो, Q3 के सापेक्ष, तो कितनी हो जाएगी बेटा R23 इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही Q4 को लेकर आओगे तो Q4 से पहले 3 आवेश बैठे हैं, तो Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव प्लस Q3 के कारण विभव, तीनों के साथ किसका गुणा करा दोगे, Q4 का। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी कहां तक, n आवेश तक। तो उसको पूरी को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, सिस्टम हमने 3 का निकाल ही लिया है। तो अब हम मान लेते हैं कि माना संपूर्ण आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत स्थितिज ऊर्जा U, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना मान लिया बेटा मैंने, U। तो जितने भी n चार्जेस हैं उन सभी n चार्जेस के कारण जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका मान मैंने कितना मान लिया U। तो बेटा वो जो U है वो प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। U1 दूसरे के कारण U2, तीसरे के कारण U3, चौथे के कारण U4, पांचवें के कारण U5, लगातार ऐसे सीरीज चलती जाएगी। सभी के मान आपके पास जिंदा है ही है, मान रखिए। U1 बराबर तो 0 आ रहा था, U1 बराबर कितना आ रहा था 0 प्लस U2। आपकी किताब में Q4 का भी निकाल रखा है तो कोई जरूरी नहीं है आप लास्ट तक निकालते चलें, ठीक है। तो U1 का मान 0, U2 कहाँ है भाई, ये रहा Q1 Q2 बटे में R12 प्लस U3, ये रहा U3। तो W3 बराबर में ये कितने के बराबर हो जाएगा, U3 के बराबर ही होगा। तो इसका मान रखेंगे हम Q1 Q3 बटे में R13 प्लस Q2 Q3 बटे में R23। चाहे तो आप 0 को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि 0 उसको तो लिखो चाहे मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो U बराबर ये फलन आई। कंडीशन तो हमारी यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारी भौतिकी हमेशा हमसे एक बात कहती है कि किसी भी सीरीज़ को इतना बड़ा मत छोड़ो, शॉर्ट करो। शॉर्ट करते हैं तो देखिए शॉर्ट कैसे करोगे, प्लस 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 सभी जगह प्लस दिख रहा है, एडिशन फॉर्म है, समेसन यूज में लेंगे, समेसन यूज में लेंगे तो U बराबर कितने बराबर, U बराबर सिग्मा K बाहर ले ले। अब आप सीरीज देखो 1 2 1 3 2 3, ठीक है ना। और कहां तक चल रही है, n तक चल रही है। कहां तक चल रही है, n तक। ध्यान रखना कहीं लास्ट में 3 लिख दो ऊपर, क्योंकि हमने कितने चार्जेस लिए हैं, n आवेश लिए हैं। तो मैं यहां पे कहूंगा सर I इंटू जे। अब I J क्यों लिया है, क्योंकि दो पद आ रहे कि नहीं आ रहे मेरे पास। I इंटू जे कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 से कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना, क्योंकि ये n चार्जेस का ग्रुप है। तो फाइनल जो वैल्यू होगी वो n भी आवेश की तो होगी, बट I इज नॉट इक्वल J। I 1 है तो J 2 है, तो क्या 1 2 के बराबर हो सकता है क्या। I 1 है और J 3 है तो 1 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो दोनों की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक खत्म हो रही है, n पर, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। तो अब आ जाइए सीरीज क्या बनेगी, दोनों Q हैं तो पहला QI और दूसरा QJ। हो गया ऊपर का काम खत्म। अब R जगह सभी कॉमन ही है। अब यहाँ पे देखो पहले 1 2 आ रहा है, फिर 1 3 आ रहा है, फिर 2 3 आ रहा है, दो पेयर है तो IJ, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए मल्टीपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। याद कीजिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने
एन आवेशों के कारण विद्युत विभव के मान की गणना करवाई थी आपको जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में ही। तो वहां पर भी सेम यही सीरीज थी, बैलेंस कंडीशन के लिए मैंने हाफ से मल्टीपल कराया था, जबकि आई और जे दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो उस सिचुएशन में। तो अब मैं इसको संतुलित रूप में कैसे लिख दूंगा, u बराबर में k डिवाइड बाई 2 समेशन आई जे 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है n तक, बट i इज नॉट इक्वल j क्यू आई क्यू जे बटे में आर आई जे। तो भैया देखो ये आ गया आपके पास, जो व्यंजक आ रहा है आपके सामने जो लिखा पड़ा है, ये व्यंजक आ रहा है एन आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान की गणना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये नॉर्मल सा टॉपिक आपकी खोपड़ी में फिट बैठ गया होगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है विद्युत, एक मिनट, अगला टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आप चाहें तो टॉपिक को नोट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बेटा ये चीजें मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, वापस से यहां भी पढ़ा देता हूं, तो आप इसको ढंग से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक था कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के मान की गणना अब हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे और ढंग से सुनेंगे और समझेंगे, बिल्कुल ईजी सी कहानी है। तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि सेम इसी टाइप का टॉपिक मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा चुका हूँ। तो लैंग्वेज बनाओ, क्या बनेगी लैंग्वेज, कि टॉपिक है सर कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के मान की गणना कर रहे हैं। तो साहब हमने कोई एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। अब इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव है तो उस पर 2 चार्जेस की उपस्थिति है जो परिमाण में तो बराबर है बट उनकी नेचर कैसी है, चेंज है, तो उस पर 2 बल कार्य करेंगे। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे परंतु दिशा में विपरीत होंगे, इसलिए एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। और जो ये बलयुग्म है वो ही क्या कहलाता है, बलाघूर्ण, जो इसको घुमाने का क्या करेगा, कार्य। और बेटा उस बलाघूर्ण को हम टो से व्यक्त करते हैं, जिसका मान मैं इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में आपको कैलकुलेट करा चुका हूं, टो बराबर पीई साइन थीटा, निकलवा चुका हूं ना। तो आ जाइए अपनी धरा भूमि पर आओ और इसको सॉल्व कर देते हैं अभी के अभी। प्रूफ देखो बेटा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। तुम सोचोगे गुरुजी ई कैसो एक समान विद्युत क्षेत्र है, अरे भैया ये विद्युत बल रेखाएं हैं और समान दूरी पर उपस्थित बल रेखाएं समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। अब देखो बेटा, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। दिस इज इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी एंड देयर मिड डिस्टेंस इज 2a। दिस इज फर्स्ट चार्ज माइनस q एंड सेकंड चार्ज प्लस q। ओके, अब इस पर दोनों स्थितियों में यहाँ पर 2 विद्युत बल कार्य करेंगे। तो पहला तो माइनस q आवेश कारण तो माइनस के q ही, दूसरा प्लस q चार्ज के कारण हो जाएगा तो प्लस के q ही। ठीक है, यहाँ पर एक बलयुग्म बनेगा जिसके कारण बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये बलाघूर्ण ही इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। तो ये विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, इसके साथ कितने कोण पर स्थित है बेटा, थीटा कोण पर। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में हमने देखा कि सर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर उपस्थित है। अब इस पर 2 आवेश उपस्थित हैं, दोनों की नेचर डिफरेंट है, परिमाण बराबर है, तो दोनों सिरों पर 2 विद्युत बल कार्य करेंगे जो परिमाण बराबर दिशा में विपरीत होंगे, जिससे एक बलयुग्म का निर्माण होगा। ठीक है, इस बलयुग्म को ही हम क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे, और ये बलाघूर्ण ही इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो बेटा एक चीज देखो कि जैसे ही बलाघूर्ण इस पर वर्क करेगा तो ये घूमेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बला जो विद्युत द्विध्रुव है घड़ी की सुई की तरह घूमता है। तो प्रारंभ में तो अल्प विस्थापन पे ही तो घूमेगा। अल्प विस्थापन का मतलब अल्प कोण पर घूमेगा। अल्प कोण पर घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ध्यान दीजिए। तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ नंबर 1।
अतः द्विध्रुव को डी थीटा, तो डी थीटा अल्पमान हो गया ना विस्थापन का, ठीक है ना, तो द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य। अतः द्विध्रुव को डी थीटा, जो कि प्रारंभिक विस्थापन है, अल्प विस्थापन है, इस पर विस्थापित करने में हम किए गए कार्य के मान की गणना कर रहे हैं। तो बेटा अल्प कोण पर घुमाओगे तो कार्य भी कैसा होगा, अल्प ही होगा, बल इंटू विस्थापन, तो वेक्टर इज इक्वल टू में डी थीटा। और नहीं, इसको खोल के लिख दो, सेम डायरेक्शन में आएगा, टो डी थीटा कोस थीटा, तो डायरेक्टली मैंने उसको कितना लिख दिया, टो डी थीटा। आप सभी समझदार हैं, ठीक है। अब मैं मानता हूं अल्प विस्थापन में निकाल लिया, दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। आफ्टर ऑल अब जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो मैं देख लिया कि सर प्रारंभिक स्थिति ये थीटा 1 से घूमना प्रारंभ करता है और कहां पर जाकर घूमता है, थीटा 2। तो घूमने की जो प्रारंभिक कोण है वो थीटा 1 हो गया और अंतिम कोण कितना हो जाएगा, थीटा 2, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य। कुल बढ़ाते आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, समाकलन, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन टो डी थीटा, लिमिट थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, हो गया भाई। अब आप जानते ही हैं टो बराबर में पी साइन थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, पी आ गया बाहर, समाकलन लिमिट थीटा 1 से लेके थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, डब्ल्यू पी ई ब्रैकेट स्टार्ट माइनस कॉस, लिमिट थीटा 1 से लेके थीटा, ओके। लिमिट पुट करें, डब्ल्यू इज प्लस 2 में पी ई माइनस के कॉस थीटा 2 प्लस के कॉस थीटा 1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, W बराबर में पी ई ब्रैकेट स्टार्ट कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, लिख सकता हूँ कि नहीं। अरे यार ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको पहले लिख दिया, और थीटा 2 है जो नेगेटिव था उसको कहाँ लिख दिया, बाद में लिख दिया। इसमें कोई मैंने बुरा काम थोड़ी किया है? अब देख, दिस इज ए मेजर वर्क फंक्शन, ये कार्य का मुख्य फलन है, जहाँ पर हमने इस विद्युत द्विध्रुव को इस एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या किया है, घुमाया है, ठीक है। अब चाहें तो इसके आप नोटिफिकेशन पॉइंट निकाल सकते हैं, और नोटिफिकेशन पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग योर बुक, आपके जो बुक वाले भाई साहब हैं जिन्होंने किताब छाप रखी है, जो महान लेखक गण हैं, उन्होंने जैसे कि मैंने एंगल थीटा 1 से लेके थीटा 2 लिया है, उन्होंने एंगल लिया है थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री तक, ये माना है उन्होंने। अगर आप ये मान रखते हो तो आपके पास फंक्शन आएगा W बराबर में पी ई ब्रैकेट स्टार कॉस थीटा 1 की जगह 0 और माइनस के कॉस थीटा 2, और थीटा 2 की जगह पर कितना रख दोगे, थीटा। कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, 1। तो वैल्यूशन आपके पास कितनी निकल कर आ जाएगी, पी ई ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस के कॉस थीटा। दिस इज ए वर्क फंक्शंस व्हेन द एंगल रिपोर्टेड इज थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू में थीटा, अकॉर्डिंग योर बुक। बाकी वैल्यू सेम है, ओके।
सेकेंडरी कंडीशंस इसकी ये आ सकती है, जैसे कि मैं कहूँ कि सर प्रारंभ में θ1 बराबर 0 डिग्री से मैं इसको θ2 बराबर 90 डिग्री तक प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। लाइक कैसे कि सर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो प्रारंभ में तो बेटा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो है विद्युत द्विध्रुव, और अंतिम स्थिति कैसी बन जाएगी 90, तो -q + q, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्थिति θ1 बराबर 0 डिग्री हो गई, और सेकेंडरी कंडीशन में θ2 बराबर कितने डिग्री हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप इसका मान जैसे यहाँ पे रखोगे, दिस इज अ मेजर फंक्शन, देन W बराबर में PE, देन ब्रैकेट स्टार्ट cos 0 माइनस θ2 की जगह पर कितना रखोगे 90, तो बेटा cos 90 0, cos 0 1, तो W बराबर में कितना मान आ जाएगा बेटा PE, कितना कार्य करेगा PE कार्य करेगा। थर्ड पॉइंट नोटिफिकेशन का थर्ड पॉइंट, और नोटिफिकेशन का थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई अब मैं द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर में 180 डिग्री, इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति में तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में था, दूसरी कंडीशन में यानी कि पहली स्थिति तो ये है, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा माइनस, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो W बराबर में PE ब्रैकेट स्टार्ट cos 0 माइनस cos 180, और आप जानते ही हैं cos 180 -1 के बराबर होता है, तो -1 रखेंगे, माइनस से माइनस प्लस, cos 0 1 होता ही है, तो W बराबर में कितना हो जाएगा 2PE। तो ये होता है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये मेजर फंक्शन है, ठीक है ना। ये कुछ भी मान लो, आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, बात वही है। अगर इस पर डिपेंडेंट कोई भी न्यूमेरिकल देता है तो सॉल्यूशन आपके पास इसी से हल होगा, और ये उसके नोटिफिकेशंस पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि आज के दोनों टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब इसके छोटा सा एक टॉपिक और बच रहा है जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू।